अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विथ उर्दू बाय फरहानाज। जी हाँ, आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की हमारी वीडियो है सबक नंबर 4, नेक सोबत का असर। जी हाँ, आज हम नेक सोबत के बारे में जानेंगे, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं अच्छी संगति का असर, है ना। कि अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हम पे उसका कैसा असर होता है, और हम बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो उस पर हम पर उसका कैसा असर होता है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे और बहुत ही दिलचस्प लेसन है ये। जब आप पढ़ेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो शुरू करूं, वैसे तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी व्यूअर्स हमें आज पहली बार सुन रहे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो बनाएं वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो से कनेक्ट हो जाएं। चलिए आइए, अब ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। नेक सोबत का असर। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमेशा की तरह आज भी हम इसके लिखने वाले मुसन्निफ़ के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं कि इनके मुसन्निफ़ कौन हैं और वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं इस सबक के ज़रिए। तो इसके मुसन्निफ़ हैं मौलवी नज़ीर अहमद। उर्दू नावलनवीसी के बानी समझे जाते हैं। उन्होंने अपने नावलों से समाजी इस्लाह का काम लिया है। उनकी ज़बान बहुत सादा और मुहावरादार होती है। ये सबक उनका नावल तोबतुन नसू, यानी कि आपका जो सबक है ना, नेक सोबत का असर, तो ये मौलवी नज़ीर अहमद का एक नावल है, तोबतुन नसू से लिया गया है। इसके अलावा मुरातुल उरूस, बनातुन नशी और वाई सादिका भी उनके मशहूर नावल हैं, है ना। जैसे कि तोबतुन नसू है ना, उसके जैसे ही ये इनके और भी नावल हैं। अब हम बात करें मौलवी नज़ीर अहमद की, तो उनका इंतकाल सन 1912 में हुआ था। अब देखिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा गला ख़राब है, आज एडजस्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। मैं एक बहुत ही प्यारी सी बात आपको बताने वाली हूँ ये, और सुन के आपको खुशी भी होगी कि जो मौलवी नज़ीर अहमद साहब है ना, तो ये हमारे ज़िला बिजनौर उत्तर प्रदेश के एक गांव है रेहड़, वहाँ के रहने वाले हैं। तो सुनो, कैसा लगा अपने बिजनौर का नाम सुन के? अच्छा लगा ना। देखो हमारे बिजनौर ने कितनी अजीम शख्सियत को बनाया है, ठीक है। चलिए अब हम सबक पढ़ते हैं। चलिए आप सबक शुरू करते हैं। पहली लाइन पे आएंगे। अब हम पहले मैं आपको बता देती हूँ मैं पढ़ कहाँ से रही हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में, ठीक है। चलिए ये है हमारी फर्स्ट लाइन, हम यहाँ से पढ़ेंगे, आप मेरे साथ साथ पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आपकी जो रीडिंग स्किल है वो भी इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। चलिए, छोटा बेटा सलीम अभी सोकर नहीं उठा था कि बेदारा ने आज जगाया कि साहबजादे उठिए, बालाखाने पर मियाँ बुलाते हैं। सलीम की उम्र इस वक्त कुछ कम 10 बरस की थी। सलीम ने जो तलब की खबर सुनी, घबरा कर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से हाथ मुँह धो माँ से आकर पूछने लगा, ठीक है। बेदारा ने जैसे आके सलीम को उठाया तो वो घबरा के उठता है और हाथ मुँह धोकर अपनी माँ से पूछता है, सलीम अम्मा जान, तुमको मालूम है अब्बा जान ने क्यों बुलाया है? मतलब वो अपनी मम्मी से कह रहे हैं कि अम्मी आपको पता है कि पापा ने मुझे क्यों बुलाया है? माँ कहती है, भाई मुझे नहीं खबर। सलीम, कुछ खफा तो नहीं है? माँ, अभी तो कोठे से भी नहीं उतरे। सलीम पूछता है फिर, ठीक है, बेदारा तुझको कुछ मालूम है? मतलब जिसने उसको उठाया था, किसको? सलीम को उठाया था। तो सलीम उससे पूछता है बेदारा से कि तुम्हें मालूम है? तो बेदारा पूछता है, बेदारा जवाब देता है, मियाँ मैं लोटा लेने के लिए गई थी। मियाँ ऊपर बैठे हुए किताब पढ़ रहे हैं। आने लगी तो मियाँ ने आपका नाम लिया और कहा कि उनको भेज दो। सलीम, सूरज से कुछ गुस्सा तो नहीं मालूम होता था?
अब देखिए इनकी हालत बिल्कुल आपकी तरह हो रही है, जैसे कि आपको अपने वालिद साहब से डर लगता होगा ना, वो आपको बुलाते होंगे तो यकीनन आप भी अपनी वालिदा से यानी अपनी अम्मी से पूछते होंगे, अम्मी पापा गुस्से में तो नहीं हैं, मुझे कुछ कह तो नहीं रहे हैं। तो यही हाल किनका है जी, सलीम का हाल है। तो वो पूछ रहे हैं कि भाई बताओ क्या हाल है। अब जो है बेदारा, नहीं तो पूछते गुस्से में तो नहीं, कहती नहीं तो गुस्से में तो नहीं है। अब सलीम पूछते हैं तो अम्मा जान ज़रा तुम भी मेरे साथ चलो। अब ये डर रहे हैं, आप अपनी मम्मी से कह रहे हैं कि चलो आप भी मेरे साथ चलो। सलीम कुछ पूछेंगे, है ना। सलीम कहता है अपनी माँ से कि कुछ पूछेंगे शायद। अब उनकी जो माँ है वो कहती हैं जो कुछ पूछेंगे तुम उसका माकूल तौर पर जवाब देना, ठीक है, कि अगर तुमसे कुछ पूछते हैं वो तो जो सही जवाब है आप वो दीजिए, ठीक है। मम्मी उनको तसल्ली दे रही हैं। गर्ज सलीम डरता रोता ऊपर गया और सलाम करके अलग जाकर खड़ा हो गया। बाप ने प्यार से बुलाकर पास बिठा लिया और पूछा। अब उनके पापा जो हैं उन्होंने बुलाया उनको और पास बिठाकर पूछता है, बाप क्यों साहब अभी मदरसे नहीं गए, ठीक है। बेटा जी बस अब जाता हूँ, अभी कोई घंटे भर की देर है। बाप तुम अपने भाई के साथ मदरसे जाते हो या अलग, है ना, कि तुम अपने भाई के साथ जाते हो या अलग, ठीक है। बेटा बोलता है कभी कभार भाईजान के साथ चला जाता हूँ, वरना अक्सर अकेले जाता हूँ। बाप क्यों। अब बेटा जवाब दे रहा है इनका, है ना। यहाँ देखिए अब हम इस वाली लाइन पर हैं, साथ साथ पढ़िएगा आप मेरे, ठीक है ना। बेटा अगले महीने इम्तहान होने वाले हैं, छोटे भाईजान इसी के वास्ते तैयारी कर रहे हैं। सुबह सवेरा उठकर किसी हम जमात के यहाँ चले जाते हैं। हम जमात यानी क्लासमेट, जैसे आपके साथ और बच्चे पढ़ते हैं ना, उस तरह से हम जमात चले जाते हैं। वहाँ उनको देर हो जाती है तो फिर घर भी नहीं आते। मैं जाता हूँ तो उनको मदरसे में पाता हूँ, कि मैं जब उनके साथ जब वो साथ होते हैं जल्दी जाते हैं तो उनके साथ चला जाता हूँ, लेकिन कभी कभी जब देर हो जाती है तो वो अपने जो उनके हम जमात हैं उनके साथ चले जाते हैं, और जब मैं जाता हूँ तो उनको मैं मदरसे में पाता हूँ, ठीक है। अब उनके जो बाप हैं वो उनसे पूछ रहे हैं क्या अपने घर में जगह नहीं है कि दूसरे के यहाँ जाते हो, ठीक है। वो पूछेंगे तुम्हारे घर में जगह नहीं है, तुम दूसरे के यहाँ पढ़ने जा रहे हो। बेटा जगह तो है, मगर वो कहते थे कि यहाँ बड़े भाईजान के पास हर वक्त गंजफा और शतरंज हुआ करता है, इत्मीनान के साथ पढ़ाई नहीं हो सकती, ठीक है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है खेल होता रहता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो सकती। अब उनके बाप जो है वो कह रहे हैं बाप तुम्हें भी शतरंज खेलनी चाहिए, है ना, कि तुम भी शतरंज जानते हो बेटा, है ना। अब बेटा जवाब दे रहा है अपने पापा की बात का। मोहरे पहचानता हूँ, चाले जानता हूँ, मगर कभी खुद खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ, है ना। अपने जो उनके जो फादर हैं उनको बता रहा है उनका बेटा कि मैं जो हूँ मोहरे को भी पहचान लेता हूँ, चाले भी जानता हूँ, लेकिन खेलने का मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ है। अब उनके फादर पूछते हैं बाप मगर ज़्यादा दिनों तक देखते देखते यकीन है कि तुम भी खेलने लगोगे। जाहिर सी बात है, जब हम किसी चीज़ को बार बार देखते हैं तो वो हमें समझ में आने लगती है, हमारा इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाता है। बेटा शायद मुझको उम्र भर भी शतरंज खेलनी नहीं आएगी। अब वो सोच के बोल रहे हैं कि शायद मुझे ना उम्र भर भी शतरंज खेलनी नहीं आएगी। चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट पेज पर जी। अब उनके जो बाप हैं वो पूछते हैं इनसे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हैं हम। बाप क्यों, क्या ऐसी मुश्किल है ना। आपके पेरेंट्स भी पूछते होंगे जब आप किसी चीज़ में अटक जाते होंगे, ये मुझसे नहीं होगा, तो मम्मी या पापा जो भी जिससे आप क्लोज़ होंगे, जिनसे आप बात कर पाते होंगे, तो वो भी आपसे पूछते होंगे किसी चीज़ के लिए, क्यों भाई तुम क्यों नहीं कर पाओगे, है ना। और ऑब्वियसली होता है कि भाई दूसरा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसे ही सलीम के जो फादर हैं वो पूछ रहे हैं क्यों, क्या तुम्हें इतनी मुश्किल लगती है। तो बेटा जवाब दे रहा है
मुश्किल हो या ना हो मेरा जी नहीं लगता, मतलब मुझे पसंद नहीं है। बाप, सबब मतलब कारण, क्यों? बेटा, मैं पसंद नहीं करता। कारण पूछते हैं वो उससे, सबब का मतलब होता है कारण, ठीक है, रीज़न। तो वो कहते हैं मुझे पसंद नहीं है, मैं पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं, देखो मैं इसको अंडरलाइन करती जा रही हूँ जिस लाइन को मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। आप अपनी किताब रख के बैठिएगा और किताब के साथ साथ रीडिंग लगाइएगा। जब आप साथ किताब रख कर के साथ में रीडिंग लगाएंगे ना, तो आपका रीडिंग स्किल जो है वो भी इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो जो आपका उर्दू पढ़ने का डर है वो आपके मन से निकल जाएगा। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते हैं ना, तो हमारी जो रीडिंग स्किल है ना वो इम्प्रूव होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? फिर जब आप पढ़ने लग जाएंगे तो जब भी रीडिंग के लिए क्लास में पूछा जाएगा, आप सबसे पहले खड़े होकर के रीडिंग लगाएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। पढ़िए चलिए मेरे साथ में। बाप, चूँकि मुश्किल है अक्सर मुब्तदी घबराया करते हैं। मुझे यकीन है कि गुंजफा में तुम्हारी तबीयत खूब लगती होगी। वो ये नस्बत शतरंज के बहुत आसान है, ठीक है। अब उनके जो फादर हैं वो उनको समझा रहे हैं कि शुरू में हर चीज़ मुश्किल लगती है, लेकिन जब हम उसे करते हैं तो मुझे यकीन है कि जिस तरह से गुंजफा तुम्हें पसंद है ना, आसान है, तुम्हें शतरंज भी आसान लगने लग जाएगी। बेटा कहता है, ठीक है। अब बेटा, मैं शतरंज की निस्बत गुंजफे को ज़्यादा नापसंद करता हूँ। लीजिए, अब इनको गुंजफा भी पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि ना तो मुझे शतरंज पसंद है और ना ही मुझे गुंजफा पसंद है, मुझे दोनों में से कोई खेल पसंद नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। बाप, शतरंज में तबीयत पर ज़ोर पड़ता है और गुंजफा में हाफजे पर। अब बेटा जवाब देता है, बेटा, मेरी नापसंदगी का कुछ ख़ास कर यही सबब नहीं है, बल्कि मुझको सारे खेल बुरे मालूम होते हैं। अब देखिए इन्होंने कितनी कैसी बात कर दी। इतना छोटा बच्चा बोला कि मुझे खेल ही पसंद नहीं है, तो चौंकने वाली तो बात है। अब उनके जो वालिद हैं वो कहते हैं, बाप, तुम्हारी इस बात से मुझको ताज्जुब होता है। ताज्जुब मतलब सरप्राइज, मतलब शॉक्ड हो गए कि अरे ऐसा कैसे। तुम्हारी इस बात से मुझको ताज्जुब होता है और मैं तुमसे तुम्हारी नापसंदगी का असली सबब सुनना चाहता हूँ। सबब का मतलब होता है कारण, कि तुम्हारी जो इसमें नापसंदी है उसका आखिर क्या कारण है। क्योंकि शायद अब से 5 या 6 महीने पहले, जिन दिनों मैं बाहर के मकान में बैठा करता था, मैंने ख़ुद तुमको हर तरह के खेलों में निहायत शौक़ के साथ शरीक होते देखा था। अब देखिए यहाँ समझिएगा, है ना। अब सपोज़ कीजिए आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और दिल से करते हैं, और अचानक से आप उस काम को करने से मना कर दें, तो ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स जो होंगे वो पूछेंगे ना कि आखिर इसका कारण क्या है, ऐसा कैसे हो गया। और बिना वजह के कोई भी चीज़ बदलती नहीं है। ऐसे ही सलीम के जो फादर हैं वो उनसे पूछते हैं वो कि मुझे इस बात से ताज्जुब हो रहा है कि जब हम उपहार वाले मकान में रहते थे तो तुम बड़े दिलचस्पी के साथ खेलते थे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब तुम्हें इन सब चीज़ों से जो है शिकायत होने लगी है, नापसंदगी होने लगी है। ठीक है बेटा, आप दुरुस्त फरमाते हैं, मतलब दुरुस्त मतलब सही, कि आप सही कहते हैं। मैं हमेशा खेल के पीछे दीवाना रहता था, मगर अब मुझको दिली नफ़रत हो गई है। ठीक है, अब वो अपने वालिद की बात से इत्तेफाक करके कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं पहले इन सब चीज़ों को पसंद करता था, लेकिन अब मुझे इन सब चीज़ों से नफ़रत हो गई है। बाप, आखिर इसका कोई सबब ख़ास होगा? बेटा, आपने अक्सर 4 लड़कों को किताबें बगल में दबाए अंदर गली में आते जाते देखा होगा। अब वो रीज़न बता रहे हैं, कौन? सलीम अपने फादर को रीज़न बता रहा है कि आपने अक्सर हमारी गली के बाहर 4 लड़कों को देखा होगा जो अपनी बगल में किताबों को दबा करके जाते थे। ठीक है बाप, वही जो गोरे गोरे 4 लड़के एक साथ रहते हैं, फटी जूतियाँ पहने, मुंडे है ना, मतलब हल्के बाल होंगे उनके, ऊंचे पजामे, नीची क्या है चोलियाँ, मतलब वो उनको उसका हुलिया देख के बता रहे हैं।
कि इस तरह का था क्या वो बेटा? हाँ जनाब वही 4 लड़के। बाप पूछता है फिर? बेटा भला आपने कभी उनको किसी किस्म की शरारत करते हुए देखा है? बाप कहता है कभी नहीं। तो प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। कल हम इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, किताब साथ में रख के बैठिएगा, ठीक है। वीडियो की वॉइस कम कर लीजिएगा, इतनी कर लीजिएगा कि आपको मेरी आवाज़ समझ में आती रहे, और फिर साथ में बुक सामने रख के उंगली रख करके साथ साथ पढ़िएगा, ताकि आपका जो रीडिंग स्किल है वो डेवलप्ड हो और जो गलतियां हैं आपको पता चल जाए कि आप कहां पर गलत पढ़ रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो कल हम इंशाल्लाह इसके पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। इसकी जो एक बचा है बाकी का पार्ट वो कंप्लीट करेंगे रीडिंग का, और इसमें जो सवाल जवाब हैं उनको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।